हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट बॉय रवि। इंटरटेनमेंट बॉय रवि में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मिस्टर रवि ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम करता था। आज के ज़माने में मोबाइल का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था न बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में दो डाकिये हुआ करते थे, एक मैं और एक शिवम। मगर शिवम की तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में सारी चिट्ठियाँ जमा होने लगी थी, जिस वजह से मैं घर जा जाकर चिट्ठी पहुँचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर लोगों का काम अकेले ख़त्म करने के बाद ही डाक ऑफिस बंद करके मैं घर जाता था। मुझे डर भी नहीं लगता था, मगर क्या पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम भी छोड़ना पड़ेगा। एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी चिट्ठियां पहुंचाने दी और बाकी बचे चिट्ठियों को उनका पता दूसरे गांव का था, उन्हें आपस की आज पहुंचाना था, ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 4:30। लिहाजा मैं सारी चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की ओर चलता बना। हमारे गांव से प्यालापुर गांव जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन में कहा, क्यों ना राजू की हो दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं राजू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी राजू ने कहा, क्या डाकिये साहब, आप किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज प्यालापुर गांव जा रहा हूँ। प्यालापुर गांव सुनते ही राजू एकदम से चुप हो गया, फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिये साहब, वापसी लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाएगी, तो ज़रा संभल कर आइएगा, रास्ता सही नहीं है। जिस पर मैंने बोला, ये क्या बोल रहे हो? तुझे पता है ना कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और कप को वहीं छोड़ाया। फेंकते हुए प्यालापुर गांव की ओर चलते बना। खैर करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम को 5:30 बजे प्यालापुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते करीब कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8:30। उस समय रात के 8:30 बजे का मतलब काफ़ी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया। खैर मैं वहाँ और समय बर्बाद ना करते हुए अपने काम में जुट गया। खैर मैं वहाँ बहुत देर काम करने के बाद मैं वहाँ से चलने का निर्णय किया और समय बर्बाद करते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैंने हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखा करता था, लेकिन आज जल्दबाजी के कारण वो टॉर्च भी भूल गया, जिस कारण मैं चांद की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहा था।
एक तो काफ़ी रात और ऊपर से सुनसान रास्ते को देखकर मैंने कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे अपना गांव चला जाऊंगा। वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। इतना बोलकर अभी मैं आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी नज़र के रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर गई, जो कि रिक्शे के पास खड़ा था। मैंने सोचा कि यह रिक्शे वाला है। उसे देखकर काफ़ी खुशी हुई। अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे दिमाग में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। मैंने चलकर उसके पास गया। मुझे आते देख रिक्शे वाली ने बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? आइए मैं छोड़ देता हूँ। तभी मैंने बोला, वो मुझे कालापुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शे वाली ने कहा, हाँ हाँ बैठिए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शे वाले के रिक्शा के ऊपर चढ़कर बैठ गया और मेरी बैठते ही रिक्शे वाले ने रिक्शा आगे की ओर बढ़ा दी और हम गांव की ओर आगे बढ़ते चले गए। रास्ता के दोनों तरफ जंगल होने के कारण जंगल में तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। भूत प्रेत से तो मैं नहीं डरता था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था जो मुझे कुछ डरी हुई लग रही थी। फिर अभी हम आगे बढ़े ही थे कि तभी उस रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी प्यालापुर गांव चिट्ठी पहुंचाने गए थे, तो आपने मोहनलाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने बोला, मोहनलाल के नाम एक चिट्ठी थी, मगर जब मैं उसके घर चिट्ठी देने पहुंचा तो उसके घर पर कोई नहीं था। मैंने आसपास पूछा तो लोगों ने कहा मोहनलाल की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है और वह अकेला रहता था, जिस कारण मैं ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर रिक्शा वाले कोई जवाब नहीं दिया और हंसने लगा। तो मैंने उसे दोबारा भी नहीं पूछा। कुछ आगे ही पढ़ा था कि मुझे ना जाने बहुत तेज नींद आने लगी और ना चाहकर भी मैं सो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो आगे का मंजर देखकर मेरी होश उड़ गई, क्योंकि जिसका रिक्शा बहुत तेजी से चल रहा था और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं, रिक्शा अपने आप चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे आवाज़ आई, बाबूजी मैं वही मोहनलाल हूँ। उस आवाज़ को देखने के लिए जब मैंने अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला मेरे साथ हवा में चल रहा था। उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था और आंखें बाहर लटक रही थी। अभी उस मंदिर को देखकर कांप रहा था कि अचानक तेज चलने वाली रिक्शा अचानक से रुक गई और मेरे सामने वह मोहनलाल यानी उसकी आत्मा आई और मुझसे कहा, आज से 6 दिन पहले इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था कि अचानक एक ट्रक वाले ने मुझे कुचल दिया और मेरी मौत तुरंत घटना के स्थल पर ही हो गई। मेरे घर वाले को मेरे मरने की बात नहीं जानते हैं। आप बता देना, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक मैं यही भटकता रहूँगा। इतना बोलकर मोहनलाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और सब देखते हुए मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैंने अगले दिन मोहनलाल के गांव जाकर उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को सुनाई। सुनाने के बाद मैं वापस आया और इसके अगले दिन से मैंने ड्यूटी छोड़ दी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।